सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने एल्गोरिथम के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है क्रॉसओवर। सो क्रॉसओवर परफॉर्म करने के लिए मैं दो पेरेंट्स सेलेक्ट करूंगा और उनकी बिट्स को इंटरचेंज करूंगा। क्रॉसओवर के कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर, 2 पॉइंट क्रॉसओवर, यूनिफॉर्म क्रॉसओवर। सो देख लेते हैं पहले कि ये क्या होते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर परफॉर्म करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर परफॉर्म करने के लिए मुझे सबसे पहले दो पेरेंट्स चाहिए होंगे, और जैसे ही मुझे दो पेरेंट्स मिल जाते हैं तो मुझे उनकी स्ट्रिंग लेंथ के बीच में एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करना होगा जिसके बाद मैं दोनों पेरेंट्स के बिट्स को इंटरचेंज करूँगा। तो सपोज कि मेरे पास जो दो पेरेंट्स हैं उनकी 6 बिट्स ईच की लेंथ है, बिट लेंथ। सो 1 0 1 0 1 0, और जो मेरा दूसरा पेरेंट है वो है 1 1 0 0 1 1। एंड सपोज कि सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर करने के लिए मैं यहाँ पे थर्ड बिट के बाद का पॉइंट लेता हूँ। सो इस पॉइंट के बाद मैं दोनों पेरेंट्स की बिट्स को इंटरचेंज कर दूंगा। इस पॉइंट के बाद जो ये बिट्स हैं इन दोनों पेरेंट की, इनको मैं इंटरचेंज कर दूंगा। सो जो मेरी ऑफस्प्रिंग होगी, पहली ऑफस्प्रिंग, उसकी बिट्स ये होंगी। वन 0 1 0 1 1। एंड जो मेरी सेकेंड ऑफस्प्रिंग होगी उसकी बिट्स ये होंगी। 1 1 0 0 1 0। सो इस तरीके से दो पेरेंट्स से मेरी दो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गई। बट इस तरह की क्रॉसओवर की एक डिसएडवांटेज ये है कि हमको हमेशा इवन नंबर ऑफ पेरेंट्स को ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर मैं ऑड पेरेंट्स सिलेक्ट करता हूँ तो क्रॉसओवर परफॉर्म करने के लिए मुझे हमेशा दो दो पेरेंट्स का पेयर परफॉर्म करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा, जिनकी बिट्स को मैं इंटरचेंज करूँगा। ऑड पेरेंट्स होने की वजह से एक पेरेंट ऐसा रह जाएगा जिसकी मैं पेयरिंग नहीं कर पाऊँगा, तो उससे ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। सो इसलिए मुझे कंडीशन लगानी होगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा इवन नंबर में ही सिलेक्ट हों, जिससे कि मैं दो दो के पेयर बना सकूं। बट एक तरीका ऐसा भी है जिससे कि ऑड नंबर ऑफ पेरेंट्स होने के बाद भी मैं सक्सेसफुली जितने पेरेंट्स हैं उतनी ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर सकता हूं थ्रू द क्रॉस ओवर, यही सिंगल पॉइंट क्रॉस ओवर। सो देख लेते हैं कि वो क्या है। सो सपोज करते हैं कि फिर से मेरी जो पेरेंट्स हैं उनकी स्ट्रिंग लेंथ फिर से 6 की ही है। 1 0 1 0 1 0, और दूसरा पेरेंट है 1 1 0 0 1 1। अब इस तरह के क्रॉसओवर को परफॉर्म करने के लिए मुझे सबसे पहले तो फिर से एक पॉइंट चाहिए होगा जिसके बाद मुझे बिट्स को इंटरचेंज करना होगा। सो लेट अस सपोज कि फिर से मैं थर्ड बिट के बाद ही इंटरचेंज करता हूँ इनके बिट्स को। सो बट इस केस में दो पेरेंट्स से सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, दो नहीं। सो जो मेरी ऑफस्प्रिंग होगी उसमें फर्स्ट पेरेंट की लेफ्ट साइड की बिट्स और सेकंड पेरेंट की राइट साइड की बिट्स आएंगी।
और मेरी ऑस्प्रिंग की बिट्स होंगी ये 1 0 1 0 1 1। एंड नाउ सपोज करते हैं कि मेरे पास ऑड नंबर ऑफ पेरेंट्स ही हैं। सो ऑड नंबर ऑफ पेरेंट्स, सो सपोज मान लीजिए P1 P2 P3। सो 3 पेरेंट्स हैं मेरे पास। सो इस तरह के क्रॉसओवर में क्या करेंगे हम, पहला पेरेंट सेकंड पेरेंट के साथ क्रॉसओवर करेगा, सेकंड पेरेंट थर्ड पेरेंट के साथ क्रॉसओवर करेगा एंड थर्ड पेरेंट फर्स्ट पेरेंट के साथ क्रॉसओवर करेगा। सो 3 पेरेंट्स हैं, 3 क्रॉसओवर होंगे और 3 ही इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे। सो इस तरीके से मेरे ऑड नंबर ऑफ पेरेंट्स होने के बावजूद भी जितने पेरेंट्स हैं उतने ही ऑस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। हम यहाँ पे इस कोड के थ्रू पॉपुलेशन के एवोल्यूशन को मैथमेटिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो इस तरह के मेथडोलॉजी से क्रॉसओवर परफॉर्म करना हमारी इस प्रॉब्लम को कि हमारे इवन नंबर ऑफ पेरेंट्स ही सिलेक्ट होने चाहिए, इसको रिमूव कर देगा। सो अब वापस आ जाते हैं कोड पर। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना ऑस्प्रिंग मैट्रिक्स इनिशियलाइज कर लेते हैं। Initializing offspring matrix to store offsprings। अब यहाँ पे हम सिंगल पॉइंट क्रॉसओवर को ही परफॉर्म करेंगे और पेरेंट्स की स्ट्रिंग लेंथ या पेरेंट्स की बिट्स के बीच में वो पॉइंट सिलेक्ट करने के लिए जिसके बाद हमें बिट्स को इंटरचेंज करना है, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और जो रैंडम नंबर वो आएगा वो 0 से लेकर के स्ट्रिंग लेंथ के बीच का एक नंबर होगा। उस नंबर के पॉइंट के बाद ही हम अपनी पेरेंट्स की बिट्स को इंटरचेंज करेंगे। सो क्रॉसओवर करने के लिए हम करेंगे जनरेटिंग a random number between 0 and 1, length of chromosome, and exchanging the binary strings। After that point, सो यहाँ पे क्रॉस ओवर को परफॉर्म करने से पहले मुझे ये चेक करना होगा कि मेरे जो पेरेंट्स सिलेक्ट हुए हैं वो एक से ज़्यादा हैं कि नहीं, क्योंकि भले ही हम अब ऑड नंबर ऑफ पेरेंट्स से भी सक्सेसफुली उतने ही इंडिविजुअल्स फॉर्म कर पाएँ, लेकिन अगर मेरी पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट सिलेक्ट होके आ पाया है पेरेंट पॉपुलेशन में, तो मैं क्रॉस ओवर परफॉर्म नहीं कर सकता एक सिंगल पेरेंट के साथ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे जो पेरेंट मैट्रिक्स के रोज हैं वो 1 से ज़्यादा हैं कि नहीं।
पेरेंट अब अगर मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा हैं तो फिर मैं अपने क्रॉस ओवर के लूप में जाऊंगा। सो उसके लिए हम फॉर लूप इनिशियलाइज करेंगे। फॉर 1:2 size parent comma 1 -1। अब आगे प्रोसीड करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो साइज फंक्शन है इसका क्या काम है। सो सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 9 5 8 3 8 5 0। सो यहाँ पे मेरे पास 4x3 का एक मैट्रिक्स आ गया। इसमें 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। साइज फंक्शन क्या करेगा कि अगर इस साइज के अंदर मैं किसी मैट्रिक्स को पास करता हूँ सो ये मुझे उस मैट्रिक्स की डायमेंशंस की साइज बता देगा। मैटलैब यहाँ पे रोज को पहला डायमेंशन मानता है और कॉलम को दूसरा डायमेंशन मानता है। तो अगर मुझे इस ए मैट्रिक्स के रोज के साइज को पता करना है तो मैं लिखूंगा साइज A,1, यानी कि मैं इससे कह रहा हूं कि मुझे ए मैट्रिक्स के पहले डायमेंशन का साइज बताओ और इसने बता दिया 4। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स में 4 रोज हैं और अगर मुझे कॉलम्स का साइज पता करना है साइज A,2 तो यहाँ पे 3 आ गया यानी 3 कॉलम्स। सो इसी तरीके से अगर जो मेरा एरे है वो n डायमेंशनल है यानी कि सपोज 2 नहीं 4 5 6 मल्टी डायमेंशनल एरे है सो मुझे उसके करस्पॉन्डिंग डायमेंशन का साइज पता करने के लिए करस्पॉन्डिंग डायमेंशन नंबर लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर। तो वापस कोड पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने चेक किया है सबसे पहले कि जो पेरेंट मैट्रिक्स के पहले डायमेंशन का साइज है वो 1 से ज़्यादा है कि नहीं। पहला डायमेंशन यानी कि रो। सो मैं चेक कर रहा हूँ कि पेरेंट मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो 1 से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि 1 से ज़्यादा रोज होंगी तभी 1 से ज़्यादा पेरेंट सिलेक्ट होंगे। और उसके बाद फिर मैं जो फॉर लूप इनिशियलाइज कर रहा हूँ वो पेरेंट मैट्रिक्स के जो साइज है उससे एक कम बारी के लिए इनिशियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हर पेरेंट जो है वो अपने नेक्स्ट पेरेंट के साथ क्रॉसओवर परफॉर्म करेगा, बट जो लास्ट पेरेंट है वो फर्स्ट पेरेंट के साथ क्रॉसओवर परफॉर्म करेगा। सो हम क्या करेंगे कि इस लूप के अंदर पहले से लेकर के लास्ट पेरेंट तक के क्रॉसओवर को हम परफॉर्म करेंगे विद इन द लूप, लेकिन जो लास्ट क्रॉसओवर होगा यानी कि लास्ट पेरेंट से फर्स्ट पेरेंट के बीच में जो क्रॉसओवर होगा, लास्ट एंड फर्स्ट के बीच में जो क्रॉसओवर होगा उसको हमें इस लूप के बाहर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप जो साइज ऑफ पेरेंट है उससे एक कम के लिए इनिशियलाइज किया हुआ है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 3 पेरेंट हैं तो मैं पहले दूसरे के बीच में क्रॉसओवर और दूसरे तीसरे के बीच में क्रॉसओवर यानी ये 2 क्रॉसओवर तो लूप के अंदर ही परफॉर्म करूंगा, लेकिन जो तीसरा क्रॉसओवर है यानी थर्ड और फर्स्ट पेरेंट का क्रॉसओवर उसको मुझे इस लूप के बाहर परफॉर्म करना पड़ेगा। अब क्रॉसओवर परफॉर्म करने के लिए मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करना होगा और उस रैंडम नंबर की जो रेंज होगी
वो 0 से लेकर के जो हमारे नंबर ऑफ बिट्स है क्रोमोसोम में उसके बीच में से ही कोई रैंडम नंबर जनरेट होना चाहिए। सो जनरेट करते हैं रैंडम नंबर। r इज इक्वल टू rand I nt। nt यहाँ पे था मेरी टोटल क्रोमोसोम की स्ट्रिंग लेंथ। मुझे रैंडम नंबर 0 और टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम के बीच में ही चाहिए। अब परफॉर्म करते हैं क्रॉस ओवर। सो अब यहाँ पे हम जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, सो लेट सपोज कि मेरा जो फॉर लूप का काउंटर है वो 1 है। हम क्या करेंगे, पहला पेरेंट लेंगे और उसके बाद जस्ट उसका नेक्स्ट पेरेंट लेंगे। अब हम यहाँ पे जब क्रॉसओवर परफॉर्म करेंगे तो हमारी जो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो कुछ इस तरह होगी कि सपोज कि मेरे पास फॉर लूप का काउंटर 1 है इस समय, यानी i की वैल्यू 1 है। हम यहाँ पे पहला पेरेंट लेंगे और नेक्स्ट पेरेंट लेंगे यानी कि i+1 यानी कि सेकेंड। दोनों पेरेंट्स के बीच में जो मैंने रैंडम नंबर जनरेट किया है r, उस पॉइंट तक फर्स्ट पेरेंट की लेफ्ट साइडेड बिट्स और सेकंड पेरेंट की राइट साइडेड बिट्स को मैं अपनी ऑस्प्रिंग में लूँगा। यानी कि जो मेरा ith ऑस्प्रिंग होगा वो हमारा फर्स्ट पेरेंट यानी कि ith पेरेंट की बिट्स 1 से लेकर के r तक की ऑस्प्रिंग में होंगी और फिर i+1 पेरेंट की बिट्स r+1 से लेकर के लास्ट बिट तक हमारी ऑस्प्रिंग में होंगी। यहाँ पे जो हमने पेरेंट और ऑस्प्रिंग की इंडेक्सिंग करी है वो कुछ ऐसे है कि पेरेंट i, 1:r। इसका मतलब ये है कि जो मेरा पेरेंट मैट्रिक्स है उसका मैं ith रो ले रहा हूँ, ith रो मतलब कि ith पेरेंट ले रहा हूँ और उसकी जो कॉलम्स हैं वो बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं। मैं 1 से लेकर के r तक की बिट्स ले रहा हूँ और फिर ये इतना पार्ट जो है वो मेरा पहला पार्ट हो जाएगा ऑस्प्रिंग का। और उसके बाद जो मैंने सेकंड पार्ट लिखा है ये इस तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं मैट्रिक्स को। पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं कि ये कॉन्कैटिनेशन कैसे होता है। सपोज कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड एक और वेक्टर है b इज इक्वल टू 2 3 9।
अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जिसमें कि ए और बी दोनों के जो एंट्रीज हैं वो एक साथ आ जाएं, तो मुझे सिंपली इतना लिखना है सी ए इज बी। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वेक्टर की बिट्स 1 2 3 वो यहाँ आ गई हैं और सेकंड वेक्टर की बिट्स 2 3 9 वो भी यहाँ आ गई हैं। तो इस तरीके से मैट्रिक्स कॉन्केटिनेट हो जाते हैं। सो अब यहाँ पे जो हमारी ऑस्प्रिंग है वो भी कुछ इसी तरीके से फॉर्म हो रही है कि पहली पेरेंट की 1 से लेकर के r तक की बिट्स और i+1 यानी कि अगर मेरा लूप जो है वो पहली बार रन कर रहा है तो दूसरे पेरेंट की r+1 से लेकर के लास्ट बिट तक की जो बिट्स हैं वो मेरी ऑस्प्रिंग में आ जाएंगी। और ऑस्प्रिंग की इंडेक्सिंग भी करी है ith रो और सारे कॉलम्स, यानी कि जो मेरी यहाँ पे ith ऑस्प्रिंग होगी उसमें ये बिट्स आएंगी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जितने मेरे पेरेंट का साइज है उससे एक कम जो क्रॉस ओवर्स है उनको परफॉर्म कर ले जाऊंगा, लेकिन जो फाइनल क्रॉस ओवर होगा यानी कि लास्ट पेरेंट और फर्स्ट पेरेंट के बीच में उसको मुझे अलग से लूप के बाहर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उसको मैं परफॉर्म कर लेता हूँ। फिर से जनरेट करते हैं रैंडम नंबर इज इक्वल टू rand I and t और अब मेरी जो i+1 ऑस्प्रिंग होगी, क्योंकि लूप के अंदर मुझे i ऑस्प्रिंग्स मिल जाएंगे, जितने लूप चलेगा उतनी ऑस्प्रिंग होंगी, और i+1 ऑस्प्रिंग जो मेरी होगी मेरी फाइनल ऑस्प्रिंग i+1 उसमें मेरे लास्ट पेरेंट की बिट्स यानी कि i+1 पेरेंट, क्योंकि जो मेरा लूप है वो i तक चला है, एंड फर्स्ट पेरेंट। सो यहाँ पे ये मेरा फाइनल ऑस्प्रिंग भी फॉर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि जो मेरा i+1 पेरेंट है, मतलब कि इस फॉर लूप के अंदर तक मेरा ith पेरेंट तक का ऑस्प्रिंग जो है वो i+1 के साथ परफॉर्म हो गया होगा। अब जो i+1 यानी कि जो लास्ट पेरेंट है उस पर मुझे क्रॉस ओवर फर्स्ट पेरेंट के साथ परफॉर्म करना है। सो इस ऑस्प्रिंग में यानी कि जो मेरा फाइनल ऑस्प्रिंग है उसमें लास्ट पेरेंट की 1 से r तक की बिट्स, r वही रैंडम नंबर है जो मैंने जनरेट किया है, और फर्स्ट पेरेंट की r नंबर के बाद से लास्ट तक की जो बिट्स हैं वो मेरी इस फाइनल i+1 ऑस्प्रिंग में आ जाएंगी। अब इसके बाद हमको ऑस्प्रिंग मिल गई और जो हमारी रिमेनिंग पॉपुलेशन का मैट्रिक्स था जो कि हमारे पेरेंट की तरह सिलेक्ट नहीं हो पाए थे वो दोनों हमारी अगली पॉपुलेशन में जाएंगे, न्यू पॉपुलेशन में। सो न्यू पॉपुलेशन को भी लिख देते हैं, न्यू पॉप इज इक्वल टू ऑफस्प्रिंग
कॉमा 1 पाव। यहाँ पे हमने जो किया है उसको मेंशन भी कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारे नंबर ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट्स हैं वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। Otherwise, no crossover would take place. और यहाँ पर मैं लास्ट और फर्स्ट पेरेंट के बीच में क्रॉसओवर परफॉर्म कर रहा हूँ। And in this step मैं ऑस्प्रिंग और रिमेनिंग पॉपुलेशन को कंबाइन करके न्यू पॉपुलेशन बना रहा हूँ। सो इस तरह हमारा क्रॉस ओवर का पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम अपने कोड के फाइनल पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि है म्यूटेशन। सो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो मैंने सबसे ऊपर पैरामीटर्स में डिक्लेयर किया था म्यूटेशन रेट एंड टोटल म्यूटेशंस। टोटल म्यूटेशन से ये निकलता है कि जो मेरी पॉपुलेशन साइज की जितनी भी बिट्स हैं उनमें से कितनी बिट्स को मुझे म्यूटेट करना है। सो यहाँ पे टोटल म्यूटेशंस जब मैंने कैलकुलेट कर लिया तो अब सबसे पहले मैं टोटल जीन्स देख लेता हूँ कितनी है। टोटल जीन्स यानी कि हमारी टोटल नंबर ऑफ बिट्स। सो सपोज कि मेरे पास 15 रोज हैं और 10 की बिट्स हैं तो मैं 10 की बिट्स हैं हर क्रोमोसोम के अंदर। सो मुझे टोटल नंबर ऑफ बिट्स है होल पॉपुलेशन में यानी 15 रोज और 10 बिट्स यानी कि मेरी टोटल 150 बिट्स हो जाएंगी। 10 बिट्स इन वन इंडिविजुअल, 150 बिट्स इन ऑल 15 इंडिविजुअल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बिट्स मेरी एक सिंगल पॉपुलेशन सेट में 150 हैं अगर मैं मानता हूँ कि 15 की पॉपुलेशन है और 10 की बिट्स हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि कितनी टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है पॉपुलेशन साइज इनटू नंबर ऑफ बिट्स इन ईच क्रोमोसोम।
देन अब हमें यहाँ पे लूप चलाना होगा उतनी ही बार जितनी बार की मुझे टोटल म्यूटेशंस करनी है। सो टोटल म्यूटेशंस मैं ऊपर पैरामीटर डिक्लेरेशन के समय ही कैलकुलेट कर चुका हूँ। सो मैं फॉर लूप चलाऊंगा 1 से लेकर के टोटल म्यूटेशंस तक। और इसके बाद लेट सपोज कि अगर मुझे 10 म्यूटेशंस करनी है तो मुझे डिसाइड करना होगा कि वो 10 म्यूटेशंस के लिए कौन सी 10 बिट्स होंगी जो मुझे म्यूटेट करनी होंगी, और वो 10 बिट्स डिसाइड होंगी रैंडम नंबर जनरेट करके। तो जितनी म्यूटेशंस मुझे करनी है उतनी बार मैं रैंडम नंबर को जनरेट करूँगा और उस रैंडम नंबर को मैं लोकेट करूँगा कि मेरी पॉपुलेशन में किस इंडिविजुअल की किस बिट को वो करस्पॉन्ड कर रहा है, और उसके बाद मैं उसको म्यूटेट कर दूंगा। यानी कि अगर वो जो बिट है अगर वो 0 है तो उसको मैं 1 कर दूंगा, और अगर वो 1 है तो उसको मैं 0 कर दूंगा। तो सबसे पहले रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। r इज इक्वल टू rand I TOTGEN डॉट जेन। तो यहाँ पे मैं रैंडम नंबर जो जनरेट करूँगा हर लूप की इटरेशन में वो 0 से लेकर के जो मेरी टोटल नंबर ऑफ बिट्स है होल पॉपुलेशन के अंदर उसके बीच में ही होना चाहिए, तभी मैं उसकी करस्पॉन्डिंग बिट को जा करके म्यूटेट कर पाऊंगा। Generating random number for number of times total number of mutations। अब जब मैंने रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट कर लिया है तो मुझे रोज और कॉलम मतलब कि उस पॉपुलेशन मैट्रिक्स के अंदर जो मेरा न्यू पॉप मैट्रिक्स है उसमें मुझे लोकेट करना होगा कि वो बिट जो है वो कौन सी है। लेट अस सपोज कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि 15 की पॉपुलेशन और 10 बिट्स हर इंडिविजुअल में, यानी टोटल 150 बिट्स। अब मैंने रैंडम नंबर जनरेट कर दिया है लेट्स से कि 30। सो अब मुझे पता करना होगा कि 30th बिट पॉपुलेशन की किस इंडिविजुअल की कौन सी बिट होगी। मतलब कि मेरा जो न्यू पॉप मैट्रिक्स होगा उसके अंदर उस रैंडम नंबर के करस्पॉन्डिंग बिट के जो इंडाइसेस होंगे कि उसका रो नंबर क्या है और कॉलम नंबर क्या है उसको मुझे पता करना होगा। तभी मैं उसके रो और कॉलम नंबर की मदद से उसको लोकेट करके उसकी बिट को म्यूटेट कर पाऊंगा। तो रो पता करने के लिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि जितना भी मेरा रैंडम नंबर जनरेट होके आया है उसको मैं टोटल नंबर ऑफ जो बिट्स हैं क्रोमोसोम के अंदर उससे डिवाइड कर दूं, तो मेरा कोई फ्रैक्शन आएगा। उस फ्रैक्शन को मैं सील फंक्शन ले लूं, यानी कि लेट अस सपोज कि मेरे पास जो पॉपुलेशन है वो लेट अस सपोज कि 3 की है, 3 इंडिविजुअल्स, और उन तीनों इंडिविजुअल्स में 7 बिट्स ईच हैं। बना के देख लेते हैं। 1 0 1 0 1 0 1। सेकेंड इंडिविजुअल 1 1 0 1 0 1 0। and third individual 1 0 1 0 1 1 1। सो यहाँ पे 3 इंडिविजुअल्स और
7 बिट्स, यानी टोटल पॉपुलेशन में मेरी 21 बिट्स होंगी। अब अगर मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ और लेटर सपोज कि वो आता है 9, सो 9th बिट को लोकेट करने के लिए मुझे इस नंबर को टोटल नंबर ऑफ बिट से डिवाइड करना होगा, जो कि है 7, और मेरा जो वैल्यू आएगी वो होगी 1 पॉइंट समथिंग। सो अब क्या करूँगा कि जो ये वैल्यू आ रही है उसका मैं सील फंक्शन लूँगा, यानी कि अगर मेरा 1 के बाद डेसिमल में कुछ भी आता है तो मैं उसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट इंटीजर है, यानी 1 पॉइंट समथिंग आता है तो मैं 2 ले लूँगा। इसका मतलब ये होगा कि मेरी जो ये बिट होगी वो सेकेंड रो में होगी, और बिल्कुल सही बात है, पहली रो में मेरी 7 बिट्स हैं और अगली ही रो में मुझे 8th और 9th बिट मिलेगी। ये इस तरीके से रो को फाइंड करने के लिए मुझे उस जनरेटेड रैंडम नंबर को टोटल नंबर ऑफ बिट्स से डिवाइड करना होगा और उसके बाद उसके ऐसा इंटीजर लेना होगा जो उससे जस्ट ज़्यादा हो, जो वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद। तो ये तो हो गया रो को फाइंड करने का तरीका। अब कॉलम्स को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि उसका रिमाइंडर लेना होगा। सो लेट अस सपोज कि और जो रिमाइंडर आ गया वो भी है 2, जो कि मेरा कॉलम होगा, तो जिससे आप देख सकते हैं कि सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम यही है मेरी 9th बिट। आगे आ जाते हैं कोड पे। सो नेक्स्ट लाइन, रो इज इक्वल टू सील। सील फंक्शन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये हमारी जो भी डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उससे जस्ट जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, उससे जस्ट ग्रेटर इंटीजर वो हमको बता देगा। r, nt, so this is locating row of the selected gene। मैटलैब में रिमाइंडर ऑफ डिवीजन को ऑब्टेन करने के लिए हम रेम कमांड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो रेम कमांड से मुझे इस डिवीजन का रिमाइंडर ऑब्टेन हो जाएगा, रेम 5,2, और हमें रिमाइंडर मिल गया 1। सो जिस नंबर को डिवाइड करना है उसे हम पहले लिखेंगे और जिस नंबर से डिवाइड होना है उसे हम बाद में लिखेंगे विद इन द ब्रैकेट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। रैम 8,5 और हमें रिमाइंडर मिल गया 3। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर लूप को इनिशियलाइज करते समय मैंने काउंटर डिक्लेयर करने में मिस्टेक कर दी थी, अब सही है। अब इससे पहले कि हम लोग कॉलम के लिए भी अपना कोड लिखें, एक चीज़ समझने वाली और है कि अगर मान लीजिए मेरा रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 आ जाता है तो फिर जो मेरा कॉलम नंबर होगा वो रिमाइंडर के इक्वल ना होके जो स्ट्रिंग लेंथ का लास्ट नंबर होगा, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है उसमें जो लास्ट बिट होगी वो होगा, क्योंकि मैटलैब में 0 इंडेक्स
से नहीं 1 इंडेक्स से शुरुआत होती है तो 0 इंडेक्स कुछ नहीं होता। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब यही है कि वो जो बिट है वो उस रो की लास्ट बिट है, यानी कि फाइनल कॉलम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे। वही एग्जांपल लेते हुए मान लीजिए कि अगर मेरा रैंडम नंबर जनरेट होके 7 आता है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ स्ट्रिंग लेंथ से जो कि है 7, तो यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है वो 1 आ जाएगा। और 1 क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसका कोई डेसिमल पार्ट नहीं है। डेसिमल पार्ट ना होने की वजह से हमें अब इसका जो इससे जस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधे सीधे हम 1 को ही लेंगे क्योंकि इसका कोई डेसिमल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं। सो जाहिर सी बात है कि इसकी जो रो होगी वो पहली रो ही हो जाएगी। अब जहाँ तक कॉलम का सवाल है तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। 0 रिमाइंडर आने का मतलब है, जैसे मैंने बताया कि 0 से तो इंडेक्स शुरू ही नहीं होता है मैटलैब का। तो इसका मतलब ये है कि ये लास्ट कॉलम होगा करस्पॉन्डिंग रो का, यानी कि ये जो 7th बिट होगी इस पूरे पॉपुलेशन में, ये फर्स्ट रो का लास्ट कॉलम इसको रिप्रेजेंट करेगी ये। सो अब इसी के लिए हम आगे कोड लिख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अब हमको ये चेक करना होगा कि जो हमारा रिमाइंडर है वो एग्जैक्टली ज़ीरो तो नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 है तो फिर जो कॉलम होगा वो लास्ट बिट होगा उस रो का, और अगर 0 नहीं है तो फिर जो कॉलम है वो रिमाइंडर के इक्वल ही होगा, मतलब कॉलम नंबर जो होगा वो रिमाइंडर नंबर के बराबर ही होगा। Locating the column of selected gene. If If the remainder is 0, then column number is equal to the final bit of the row, and else column number would be the remainder obtained. अब यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट को हमने एंड कर दिया और हमको हमारे रो और कॉलम के इंडाइसेस मिल गए जो हमारा रैंडम जनरेट हुआ था उसके। अब जब एक बार हमने उस नंबर को लोकेट कर लिया है और हमें वो बिट मिल गई है तो अब हम उसको म्यूटेट करेंगे। तो म्यूटेट करने का मतलब यहाँ पे इतना ही है कि अगर वो बिट 0 है तो उसको 1 कर देंगे, और अगर वो बिट 1 है तो उसको 0 कर देंगे। म्यूटेटिंग वैल्यू इन जीन।
तो यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि जो करस्पॉन्डिंग बिट है वो 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो 0 और अगर 0 है तो 1 म्यूटेट करने के लिए। और बिट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इंडेक्स इस्तेमाल कर रहे हैं रो नंबर और कॉलम नंबर, जो कि हमने अभी इस लूप से, इस लूप के अंदर इन्हीं स्टेटमेंट से ऑब्टेन करें। तो अब यहाँ पे म्यूटेशन का पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन, ये तीनों जो ऑपरेटर्स हैं जीए के, वो अब हम रियलाइज़ कर चुके हैं। अब इतना करने के बाद, म्यूटेशन होने के बाद हमको नई पॉपुलेशन मिल जाएगी, जो कि पूरी तरीके से उस इटरेशन की फाइनल पॉपुलेशन होगी। अब हमको बस इतना करना है कि हम इस न्यू पॉपुलेशन की फ़िटनेस को इवैल्यूएट करेंगे। फ़िटनेस इवैल्यूएट करने के बाद यही पॉपुलेशन जो है, अब हम इसको इनिशियल पॉपुलेशन मान लेंगे, और यही इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो अब लूप के फर्दर इटरेशंस के लिए जाएगी। यानी कि जो नेक्स्ट इटरेशन होगी उसके लिए इनिशियल पॉपुलेशन उसकी प्रीवियस इटरेशन की न्यू पॉपुलेशन होगी, और इसी तरीके से सब्सिक्वेंट इटरेशंस में हम जो पॉपुलेशन होगी उसको इवॉल्व करते हुए देखेंगे। तो फिटनेस इवैल्यूएशन अब हम इसका करते हैं। यहाँ पे फिटनेस इवैल्व करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ऊपर जब हमने अपना जो ये मेन लूप इनिशियलाइज़ किया था, तो हमने जो फिटनेस इवैल्यूएशन करी थी वो इनिशियल पॉपुलेशन की करी थी। इस लूप के अंदर हमने फिटनेस इवैल्यूएशन नहीं किया है, तो सब्सिक्वेंट इटरेशंस की फिटनेस को इवैल्यूएट करने के लिए हमको वो फाइनल स्टेप अब यहाँ पे लिखना होगा। लूप के एंड में हम उसको लिख रहे हैं। फिटनेस इवैल्यूएशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन। तो फिटनेस इवैल्यूएशन करने के लिए बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो कि हमने ऊपर इस्तेमाल किया था। यहाँ पे हम बिल्कुल उसी तरीके से दो इंडाइसेस को इनिशियलाइज करेंगे, जो कि हमारी मदद करेंगे सबस्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करने में करस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स की, और उसके बाद फिर उनकी हम वैल्यू को डिकोड करेंगे, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे, और फिर जब हमको डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी तो लीनियर मैपिंग रूल की मदद से हम उनकी रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जब एक बार हमको वेरिएबल्स की रियल वैल्यूज़ मिल जाएंगी और हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा पूरा इनिशियल पॉपुलेशन का, तो अब उसके बाद हम यहाँ पे फिटनेस इवैल्यूएशन में बिल्कुल वैसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर अपनी उन वैल्यूज़ को रो वाइज पास करते जाएंगे। यानी कि एक रो के जो तीनों वेरिएबल होंगे एक बार में उनको पास करेंगे। इसी तरीके से हर पॉपुलेशन मेंबर के जो वेरिएबल्स होंगे उनको एक एक करके हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पास करेंगे और फिटनेस को कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल वही प्रोसेस है बस।
यहाँ पे हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को डिकोड कर लिया है डेसिमल में। सो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को डिकोड करके उनकी रियल वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है स्ट्रिंग की। अब यहाँ पे हम फिटनेस एवेलुएट करेंगे न्यू पॉपुलेशन की।
अब हमने यहाँ पे अपनी नई पॉपुलेशन की फ़िटनेस को भी इवेलुएट कर लिया है। यही फ़िटनेस जो है वो आगे जाके पेरेंट सिलेक्शन और फर्दर के प्रोसेस में हमें हेल्प करेगी। उसका इवेलुएशन हमने फ़िटनेस का हमने सबसे लास्ट में ही कर लिया है, जब हमारी नई पॉपुलेशन बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इस नई फ़िटनेस की पॉपुलेशन को हम इनिशियल पॉपुलेशन मान लेंगे और फिर से लूप की अगली इटरेशन में प्रोसीड करेंगे और वही सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशंस के इस नई पॉपुलेशन के ऊपर परफॉर्म होंगे। सो सेटिंग न्यू पॉपुलेशन as the initial population for next iteration. Initial pop is equal to new pop. सो यहाँ पे हमारे कोड का फाइनल सेगमेंट भी ख़त्म हो गया। अब हम जो सबसे मेन लूप है हमारा इटरेशन का लूप, ये वाला, उसके लिए फाइनल एंड लगाएंगे। ओह वेट, कोई एरर आ रहा है। ये एक एक्स्ट्रा एंड बता रहा है, यानी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। सबसे पहले हम देखते हैं इस फॉर लूप का एंड कहाँ है। 98th लाइन पे इस लूप का एंड दिखा रहा है करस्पॉन्डिंग। 98th line is for this end is for this if this end is for ओके। सो वीडियो के एंड करते समय पुरानी वाली मैंने फॉर लूप को, जो मेन लूप था हमारा जिसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने थे, उसका एंड मैंने यहीं कर दिया था, इसीलिए वो एरर दिखा रहा था। ये एंड है फाइनल हमारे इस मेन लूप का, ये इटरेशंस वाला लूप, जो ये वो लूप है जिसके अंदर हमारी सारी इटरेशंस जो हैं वो सब्सिक्वेंटली परफॉर्म की जाएंगी और जो पॉपुलेशंस इवॉल्व होके आती जाएंगी उनके ऊपर ये सारे ऑपरेटर सिलेक्शन, क्रॉस ओवर, म्यूटेशन, इनको परफॉर्म करके फिर से फिटनेस वैल्यूएट किया जाएगा। जब मैक्सिमम इटरेशन हमारी रीच हो जाएंगी फाइनल, जितनी भी हमने सेट करी है, तो उसके बाद ये लूप एंड हो जाएगा और फिर हमको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, फाइनल वैल्यूज़ के पी की आई के डी की, जिससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव है सिमुलेशन का, यानी कि BLDC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना, उसका हमें एक ऑप्टिमल रिस्पॉन्स मिल जाएगा स्पीड कंट्रोल का। सो थैंक यू।